भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 2। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके अंतर्गत आज हम 3.2 किलेबंदियाँ तथा सड़कें। हमने विजयनगर के विभिन्न प्रकार के उसके जो शीर्षक थे उनके अंतर्गत अध्ययन किया है। इसमें अभी हम कल जल निकासी या नालियाँ इत्यादि के बारे में पढ़ रहे थे। आज किलेबंदियाँ तथा सड़कें। विजयनगर साम्राज्य अपने आप में एक गरिमामय साम्राज्य था, गौरवपूर्ण साम्राज्य था। इसकी गौरव गाथाएं आज के इतिहास में दर्ज हैं। जब कोई साम्राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर होता है, एक गौरवपूर्ण इतिहास लिए होता है, तो हर चीज़ उसकी अपनी जगह कुछ ना कुछ कथा, कुछ ना कुछ कहानी लेकर के खड़ी होती है। विजयनगर साम्राज्य, जैसा कि नाम से ही विदित है, विजयों का शहर इतिहास में कहा भी गया है इसके लिए। तो विजय बगैर किले के हो नहीं सकती थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे। विजयनगर साम्राज्य में किले किस प्रकार बनाए गए थे, इन किलों को देख करके किन किन यात्रियों ने, किन किन विदेशी यात्रियों ने इसका वर्णन किया है, इस पर आज हम पूरी तरह से प्रकाश डालेंगे। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नज़र डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया है। इन्हीं शहर को अगर देखा जाए तो विशाल किलेबंदी जो दीवारें होती हैं उनसे उसको घेरा गया है। उस समय कोई भी जो शहर होते थे या राज्य की राजधानी होते थे, ये बगैर किलेबंदी के नहीं होते थे। चूँकि शत्रु आक्रमण कर देता था और उस आक्रमण से बचने के लिए, सुरक्षा के लिए ये सुरक्षा कवच की दीवारें होती थी। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, बात 15वीं शताब्दी की है, और 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट यानी कोझिकोड भेजा गया दूत, यानी फारस के शासक ने कालीकट जो बंदरगाह था उसको कोझिकोड के नाम से भी पुकारा जाता था, वहाँ अपना एक दूत भेजा था। उसका नाम था अब्दुल रज्जाक। फारस के शासक ने अब्दुल रज्जाक नामक दूत कालीकट या कोझिकोड भेजा था किलेबंदी से बहुत, और वो यहाँ आया और यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। भारत की जब उसने देखा विजयनगर साम्राज्य के कालीकट पर वो आया, अब्दुल रज्जाक, जिसको कि फारस के शासक ने भेजा था, वो यहाँ की किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों का उल्लेख किया है। उसने जहाँ भी वर्णन किया, जो भी उल्लेख किया, उसने बताया है कि वहाँ पर दुर्गों की 7 पंक्तियाँ थीं, 7 कतारें थीं। इनसे ना केवल शहर को, यानी इन 7 कतारों से ना केवल शहर को बल्कि कृषि क्षेत्र को या कृषि क्षेत्र में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्रों तथा जंगलों को भी घेरा गया था। मतलब 3 चीज़ों को घेरा गया था। जो 7 पंक्तियां थीं, इन 7 पंक्तियों से केवल शहर को ही नहीं घेरा था, कृषि क्षेत्र को भी घेरा था और वन प्रदेश को भी घेरा गया था। मतलब ये मान सकते हैं अपन विजयनगर साम्राज्य के चप्पे चप्पे को किलेबंदी से घेरा गया था। नगर को, कृषि क्षेत्र को और वन क्षेत्र को, इन सबको किलेबंद दीवारों से घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार जो होती थी, शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। सबसे बाहरी जो दीवार थी, शहर के बाहर जो पहाड़ियां थी, वो पहाड़ियों को एक दूसरे से जोड़ती थी। मान लेते हैं ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, ये पहाड़ी। पहाड़ियों के बीच में राजगृह होता है, जैसा कि आपने मगध साम्राज्य के अध्ययन में पढ़ा होगा, राजगृह या राजगीर। इस प्रकार से यहाँ बसा होता है कोई नगर, जिसको हम विजयनगर कह सकते हैं। अब सबसे बाहर की जो दीवार है वो पहाड़ी से पहाड़ी को जोड़ देती है। इस प्रकार से विजयनगर की सबसे बाहर की दीवार किलेबंद हो गई, पहाड़ी से पहाड़ी को जोड़ देती। यहाँ पहाड़ी है, यहाँ दीवार है, यहाँ पहाड़ी है, यहाँ दीवार है, ये पहाड़ी, ये दीवार, ये पहाड़ी, ये दीवार। इस प्रकार से जो नगर के चारों तरफ से सबसे बाहर वाली दीवार थी, वो पहाड़ी से पहाड़ी को जोड़ देती है।
यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। राजगिरी जो संरचना थी, यानी जो पर्वत की जो संरचना थी, कैसी थी? सुंडाकार थी। सुंडाकार जानते हो कैसे कहते हैं? सूंड देखी आपने हाथी की, उसका आकार क्या होता है? नीचे को पतली और ऊपर को मोटी। और इसको भी देखें हम तो ये भी सुंडाकार लग रही है, ऊपर मोटी है और नीचे की तरफ आएंगे अपन तो पतली होती जाएगी। तो ये कैसी थी? सुंडाकार हुआ करती थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया था। यानी कि जब दीवारों को बनाते थे तो उनको जोड़ने के लिए हम गारे का प्रयोग करते हैं या फिर सीमेंट है, चूना है इत्यादि का प्रयोग करते थे। तो वहाँ पर दीवारों को जोड़ने के लिए किसी भी प्रकार के गारे या जोड़ने वाले पदार्थ का कोई भी प्रयोग नहीं किया गया था। हाँ, उस समय के कारीगर बड़े निपुण थे और पत्थर को फानाकार के टुकड़े में बनाते थे, मतलब ऐसे टुकड़े बनाते थे एक दूसरे को जो पकड़ लेते थे और इस प्रकार से दीवार बना दी जाती थी, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। इसी फानाकार के कारण वो क्या होते थे? पत्थर के टुकड़े टिके रहते थे। इनको जोड़ने के लिए किसी प्रकार के गारे का प्रयोग नहीं किया गया था। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था और दीवार के जो अंदर का भाग होता था वो मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना दिया जाता था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए होते थे। बुर्ज जो बनाए जाते थे वर्गाकार भी होते थे, आयताकार भी होते थे। वर्गाकार का मतलब लंबाई और चौड़ाई जिसकी बराबर होती है वो वर्गाकार होता है, और आयताकार वो होता है लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम होती है, उसको आयताकार कहते हैं। तो वर्गाकार और आयताकार जो बुर्ज बनाए जाते थे वो बाहर की ओर निकले हुए होते थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था, यानी सबसे बाहर पहाड़ियों से घेर दिया गया था। पहाड़ियों से पहाड़ी को जोड़ दिया गया था दीवार के माध्यम से, बाहरी दीवार हो गई थी किलेबंदी की। दूसरी बात ये थी कि विजयनगर साम्राज्य में जो दीवारें बनाई गई थी, किलेबंद दीवारें, इससे कृषि क्षेत्र को भी घेरा गया था, यानी वहाँ के जो खेत हुआ करते थे उनको भी किलेबंद दीवारों से घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत थे। जैसे पहली दीवार हो गई, इसके बाद दूसरी दीवार हो गई, फिर तीसरी दीवार हो गई, इनके बीच में जो जगह है इसमें जुते हुए खेत हुआ करते थे। इसमें कौन से खेत होते थे? जुते हुए खेत हुआ करते थे। इसके साथ साथ बगीचे होते थे, उपवन जिनको हम कहते हैं, आम के बगीचे, अमरूद के बगीचे, इस प्रकार कुछ बगीचे होते थे। और उसी के आसपास कुछ आवास होते थे जिनमें लोग निवास करते थे। और पेश कहता है, ये तो अब्दुल रज्जाक ने कहा, पेश से अगर पूछा जाए तो पेश क्या कहता है? इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की दूरी बहुत है। पहली वाली जो दीवार है इससे शहर में प्रवेश करने के लिए दूरी बहुत हुआ करती थी। जिसमें खेत हैं। जब पहली परिधि के बाद हम प्रवेश करते हैं तो दूरी बहुत है, बीच में खेत भी पड़ जाते हैं जो कि कृषि के लिए उपयोग में लिए जाते थे। इन खेतों में धान उगाते हैं, इन खेतों में चावल के लिए जो होता है वो धान उगाते हैं। और कई उद्यान हैं और बहुत से कई उद्यान थे, बहुत से जल जो 2 झीलों से लाया जाता था। बहुत जल होता था, 2 झीलें बनी हुई थी, उन झीलों तक जल लाया जाता था। और जल का आपको पता होगा कहाँ से आता होगा, यह तुंगभद्रा से आता होगा जल। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, यानी पेश के और अब्दुल रज्जाक के जो कथन हैं इनकी पुष्टि की गई है। अब्दुल रज्जाक ने लिखा कि पहली दीवार और दूसरी दीवार के बीच में दूरी बहुत थी और इसके बीच में खेत हुआ करते थे। पेश भी ऐसा ही लिखता है, खेतों के बारे में वो लिखता है किलेबंद दीवार से खेतों को घेरा गया था। तो इनकी आज के इतिहासकार भी पुष्टि करते हैं। जलाशय भी हैं, जलाशयों का हमारे यहाँ धार्मिक महत्व होता है जो कि पेश ने लिखा है। इन सब चीज़ों को आज के हमारे जो पुरातत्वविद हैं वो इन सब बातों की पुष्टि करते हैं, जिन्होंने धार्मिक केंद्र तथा नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यानी हमारे पुरातत्वविदों ने धार्मिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के बीच में क्या कृषि के साक्ष्य निकाले हैं कि यहाँ खेती होती थी। और इस बात को अब्दुल रज्जाक ने और पेश ने भी कहा है, तो पुरातत्वविद ने इस तथ्य को खोज निकाला है।
यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सींचा जाता था। जो किले की दीवार के अंदर वाला जो क्षेत्र था जिसमें खेती होती थी, खेत बने हुए थे, इसकी सिंचाई एक व्यापक आकार की नहर बनाई गई थी, इसके द्वारा इसको सींचा गया जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। यानी जो नहर बनी थी, इस नहर में जल कहाँ से आता था? तुंगभद्रा नदी से यहाँ जल आता होगा। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? क्या आपने कभी सोचा जो किलेबंद दीवारें जो थी उसके अंदर खेती क्यों की जाती थी? अक्सर मध्यकालीन घेराबंदियों का मुख्य उद्देश्य प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। जो मध्यकालीन दीवारें हुआ करती थी, बीच की जो दीवार होती थी, इसका मुख्य उद्देश्य होता था प्रतिपक्ष। प्रतिपक्ष का मतलब होता है विरोधी पक्ष। विरोधी पक्ष क्या करता था? पहले खाद्य के लिए जो खेत होते थे उन पर कब्जा कर लेता था और बाद में राज को कहता था आत्मसमर्पण कर दो, अन्यथा आपको भोजन नहीं मिलेगा। इसलिए उनको किलेबंद दीवारों से घेरा गया था। प्रतिपक्ष को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। यदि कभी कोई प्रतिपक्ष अंदर घुस के आ गया तो किलेबंद दीवार से बाहर का क्षेत्र बंद कर दिया, उसको खाने की वस्तु उसको भी नहीं मिलेगी, तो भी वो आत्मसमर्पण के लिए मजबूर हो जाता था। ये घेराबंदियां कई महीनों और यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी परिस्थितियों से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी तथा व्यापक नीति को अपनाया था। मतलब ये जो दीवार है बाहर वाली, इस दीवार के बीच में ये खेत बने हुए हैं। अगर प्रतिपक्ष कोई अंदर आ जाता है और आकर के वो यहाँ तक विजयनगर तक आ गया इन रास्तों से, तो आने के बाद ये रास्ते बंद कर दिए जाते थे, जिससे खाद्य सामग्री तक वो नहीं पहुँच पाता था। यहाँ की जो आम पब्लिक होती थी, यहाँ की जो जनता होती थी, इसके लिए यहाँ पहले से अन्नागार बना लिए जाते थे, जिससे उनको भोजन मिल जाता था। लेकिन प्रतिपक्ष जो अंदर आ जाता था, उस प्रतिपक्ष को भोजन नहीं मिलता था, जिससे वो बाध्य हो जाता था आत्मसमर्पण करने के लिए। और यह घेराबंदी जो थी वो महीनों, कभी कभी तो वर्षों तक चल जाती थी। दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। अब आ गई दूसरी किलेबंदी, ये है दूसरी दीवार। ये आंतरिक भाग के चारों ओर बनाई गई थी। पहली तो पहाड़ियों से पहाड़ियों तक जोड़ी गई थी, ये आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था। जो तीसरी किलेबंदी होती थी, इसमें शासकीय केंद्र जैसे कि राज दरबार, राजा का महल जहाँ वो निवास करते हैं, मंत्री, सैनिक इत्यादियों के लिए जो सेनापति इनके निवास होते थे, उन चीज़ों को तीसरी दीवार से घेरा जाता था। शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। जो भी महत्वपूर्ण इमारतें थीं उनको ऊंची ऊंची दीवारों से घेरा जाता था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे। अगर कहीं दुर्ग में प्रवेश करना है तो प्रवेश करने के लिए सुरक्षित द्वार थे, मजबूत द्वार थे और सुरक्षित द्वार, प्रवेश द्वार थे, जो शहर को मुख्य सड़क से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार कहाँ खुलते थे? शहर की मुख्य सड़क पर। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। किलेबंद बस्ती में जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की मुसलमानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। मतलब जो प्रवेश द्वार होता था, प्रवेश द्वार के ऊपर एक मेहराब बनी होती थी। जैसे मान लेते हैं ये प्रवेश द्वार है, तो इसके ऊपर एक मेहराब बनी होती थी। मेहराब इस प्रकार से होती है, चंद्राकार, ऐसी गोलाकार, इसको मेहराब कहते हैं। और ये जो मेहराब होती थी, इसमें जो डिजाइन होते थे, ये क्या थे? तुर्क। ये गुंबद होती थी, जो तुर्की मुसलमानों द्वारा जो स्थापत्य कला अपनाई जाती थी उसका नमूना था। ये बताती थी कि ये तुर्क की स्थापत्य कला है, तुर्क
की स्थापत्य कला। ये मेहराब जो थी वो तुर्क की स्थापत्य कला का नमूना थी। कला इतिहासकार इस शैली को इंडो इस्लामिक, जो कला इतिहासकार हुए हमारे भारत के, वो इस शैली को इंडो इस्लामिक मानते थे, इंडो इस्लामिक शैली मानते थे मेहराब को, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ। मतलब वो केवल मेहराब तुर्की थी, लेकिन और कुछ उसमें जो तथ्य होते थे वो इंडियन होते थे, इसलिए उसको इंडो इस्लामिक तथ्य कहा गया है, या इस इंडो इस्लामिक शैली कहा गया है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की तथा वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया है। इनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्ते के अनुरेखण तथा फर्श वाली सड़कों की खोजों से की गई है। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थीं। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी और इनके दोनों ओर बाजार थे। यानी सड़कें होती थी, प्रवेश द्वार से निकलती थी, बाजार में होती हुई मुख्य मार्ग से, और इनके दोनों ओर दुकानें बनी हुई होती थी, बाजार लगे हुए होते थे, जिससे कि लोगों को वस्तुएं खरीदने में दिक्कत ना हो। यहाँ एक किलेबंद दीवार में बना प्रवेश द्वार जो कि तुर्क और भारतीय शैली में बना है, इसको इस्लामिक इंडो शैली के नाम से हमारे यहाँ के कला इतिहासकारों ने संबोधित किया है। इसके बाद नीचे एक गोपुरम है, गोपुरम एक बना हुआ है, उसका भी यहाँ चित्र हमको दिखाई दे रहा है। आज हम देखेंगे शहरी केंद्र 3.3। शहरी केंद्र, शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवास के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। यानी जो हम उन सड़कों पर देखें और शहरी केंद्र को देखना चाहें तो पुरातात्विक साक्ष्य बहुत कम है या है ही नहीं, क्योंकि समय काफ़ी हो गया, 14वीं शताब्दी में उसको बसाया गया था और आज हम किस सदी में, 21वीं सदी में बात कर रहे हैं, तो निश्चित है कि उसके जो साक्ष्य थे वो विलुप्त हो चुके हैं या फिर जो है वो बहुत कम है। पुरातत्वविदों ने, जो पुरातत्वविद हैं, उन्होंने स्थानों जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, पुरातत्वविदों ने जो कुछ स्थानों को खोजा जिनमें शहरी केंद्र का उत्तरी और पश्चिमी, उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है। वहां पर देखा उत्तरी और पूर्वी कोने में उन्होंने देखा परिष्कृत चीनी मिट्टी, जो चीनी मिट्टी से चीनी के बर्तन बनाए जाते हैं, वो चीनी मिट्टी वहाँ उनको साक्ष्य के रूप में मिली है पुरातत्वविदों को। उनका यह सुझाव है कि हो सकता है इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों, और उन्होंने ये माना जहाँ चीनी मिट्टी पाई गई कि यहाँ अमीर व्यापारी रहा करते होंगे। चूँकि निर्धन लोग होते वो तो मिट्टी के मकान बनाते, इसलिए यहाँ अमीर व्यापारी रहते होंगे, इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। कुछ लोगों ने, पुरातत्वविदों ने यह भी कहा कि जो मोहल्ला था जहाँ से चीनी मिट्टी हमको प्राप्त हुई है, वो मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला था, वहाँ मुसलमान लोग रहा करते थे। यहाँ स्थित मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, यानी वहाँ मस्जिद और मकबरे मिले हैं, इसलिए पुरातत्वविदों ने ये माना कि ये मुस्लिम मोहल्ला रहा होगा। फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है, लेकिन जो मकबरे मस्जिद जो वहाँ मिली हैं, उनका जो स्थापत्य था, बनाने का जो उनका तरीका था, कला थी, वो हम्पी के जो मंडपम थे उनसे मिलता जुलता है। यानी हम्पी के मंडपम से मिलता जुलता मुसलमानों के जो मकबरे थे या फिर मस्जिदें थीं, वो उनसे मिलती जुलती थी। सामान्य लोगों के आवासों जो अब अस्तित्व में नहीं है, यानी जो आवास थे पहले सामान्य लोगों के, अब वो अस्तित्व में नहीं है, वो नष्ट हो चुके हैं।
का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्रा बरबोसा कुछ इस प्रकार वर्णन करता है। पुर्तगाली यात्री बरबोसा जब 16वीं शताब्दी में यहाँ आया था, उस समय उसको वो सामान्य आवास मिले होंगे और उसने वर्णन किया है, चूंकि अब तो वो अस्तित्व में नहीं है, 16वीं शताब्दी में वो रहे होंगे, तो पुर्तगाली यात्री बरबोसा ने उनका वर्णन किया है। वो कहता है लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं, जो लोग रहते थे, अन्य जो सामान्य लोग रहते थे वो छप्पर के आवास में रहते थे, मतलब उनके मकान पर कुछ घास फूस या ऐसी चीज़ें लगाई जाती थी ऊपर से, जिससे पानी और धूप ना आने पाए, पर फिर भी सुदृढ़ हैं, छप्पर के होते हुए भी मजबूत हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित हैं। और जो बड़ी बड़ी गलियां होती थी जो व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध होती थी, कमर्शियल जो स्ट्रीट होती थी, उन गलियों में व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे इन आवासों को। क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं, जब क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया तो उनसे हमें जानकारी मिलती कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर भी थे। पता चलता है कि जो सर्वेक्षण किया गया तो पूरे क्षेत्र में छोटे छोटे मंदिर और पूजा स्थल भी बनाए गए थे विजयनगर साम्राज्य में या विजयनगर में। जो विविध प्रकार के संप्रदायों, जो संभवतः विभिन्न समुदाय द्वारा संरक्षित थे, विभिन्न संप्रदायों और समुदायों के द्वारा उन मंदिरों को संरक्षित किया गया था, के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। यानी कुएं थे या जो जलाशय थे ये बरसात के पानी से भर जाते होंगे और सामान्य लोगों के लिए जल स्रोत का काम करते थे। यहाँ चीनी मिट्टी के कुछ टुकड़े दिखाई दे रहे हैं। यहाँ विजयनगर की एक मस्जिद का भी चित्र दिखाई दे रहा है और ये मस्जिद बिल्कुल गोपुरम से भी मिलती जुलती शैली में बनाई गई है।